गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अंडर एम्प्लॉयमेंट। और अंडर एम्प्लॉयमेंट तो पढ़ाया था मैंने आपको, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट के भी बच्चों दो पार्ट होते हैं, एक विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट और एक इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। और ये पढ़ना है हमें आज। फिलहाल मुझे ये बताओ, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हाँ जी, या तो किसी इंसान को जॉब मिल रही हो लेकिन फुल टाइम ना मिल रही हो, फुल टाइम ना मिल रही हो, फुल टाइम ना मिल रही हो। अच्छा, या फिर मिल तो रही है लेकिन उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। अब इन्हीं दोनों बातों को तुम कंसीडर करो और मैं आपको समझाता हूं विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनविजिबल क्या होता है। एक बंदा दिन में 8 घंटे की शिफ्ट परफॉर्म कर सकता था, लेकिन काम कर रहा है वो कितने ही टाइम, मतलब उसे जो मिल रहा है काम वो 4 ही घंटे मिल रहा है। कितने घंटे मिल रहा है? 4 ही घंटे उसे काम मिल रहा है। सामने से देखने से पता चल रहा है ना, सामने से ही दिख रहा है ना कि ये भाई काम तो मिल रहा है लेकिन फुल टाइम काम नहीं मिल रहा है। देखने से पता पड़ रहा है, ये है विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या है? विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एक इंसान फुल टाइम काम कर रहा है, लेकिन जो उसकी कैपेबिलिटी थी उसके माफिक उसे काम नहीं मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो पैसा भी नहीं कमा रहा है। तो काम तो कर ही रहा है, वो फुल टाइम काम कर रहा है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयड है। क्या है? क्योंकि अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसे काम नहीं मिल रहा है। बात समझ में आई आपको? अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा है लेकिन कर फुल टाइम रहा है। तो ये देखने में पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है? देखने में पता नहीं चल रहा है लेकिन है तो अंडर एम्प्लॉयड। से यस और नो? इसी को बोलते हैं बच्चों इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। जहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने से पता पड़ जाएगा आपको सामने से, तो वो तो होता है विजिबल। और जहां पे देखने से पता नहीं पड़ेगा वो होता है इनविजिबल। देखते हैं विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। इन दिस केस पीपल गेट वर्क लेस देन द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क इन अ डे। कह रहे इस केस में, विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस में लोगों को काम मिलता है, पीपल गेट वर्क, मिलता तो है, बट लेस देन द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क इन अ डे। लेकिन जो स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं एक दिन में उससे कम मिलता है। माने 8 घंटे की शिफ्ट है तो 3 ही घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे क्या मिल रहा है? उसे काम मिल रहा है। तो देखने से पता पड़ रहा है ना भाई, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 5 ही घंटे काम कर रहा है तो 3 घंटे वो क्या है? फ्री है। ठीक है, तो वो चीज है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया पर्सन नॉर्मली वर्क फॉर 8 आवर्स। इफ यू फाइंड अ जॉब ओनली फॉर 5 आवर्स अ डे, ही विल बी डीम्ड एज विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो उसे क्या माना जाएगा? ही विल बी डीम्ड एज विजिबल अंडर एम्प्लॉयड। विजिबल अंडर एम्प्लॉयड, तो उसे क्या माना जाएगा? विजिबल अंडर एम्प्लॉयड माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इन दिस केस पीपल वर्क फुल टाइम। लोग कैसे काम करते हैं बच्चों? फुल टाइम काम करते हैं, बट देयर इनकम इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू देयर एबिलिटी। लेकिन उनकी इनकम उतनी नहीं होती जितनी उनकी क्या है? एबिलिटी है। इंसान तो काम कर ही रहा है। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन देखने से पता नहीं पड़ेगा। ये तो आपको ड्रिल डाउन पूरा डीप में जाके देखना पड़ेगा कि भाई इसकी कैपेबिलिटी क्या है और कैपेबिलिटी इसका कैलिबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या जॉब इसको मिलनी चाहिए थी, कितना ये कमाना चाहिए था। उसका एक मार्केट रेट होता है कि इतना तो ये कमाएगा ही। लेकिन अगर वो नहीं कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, तो उस केस में वो इनविजिबली अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है ना? तो चार तरीके के बच्चों, सॉरी हाँ, चार तरीके के हम क्या पढ़ चुके हैं इसमें। जो नॉर्मल, जो किसी भी रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, वो हम 4 टाइप के पढ़ चुके हैं। कौन कौन? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल, ये हमने वहां पे भी पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैंने वहीं के लिए रेफर किया है यहाँ पे। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एक लास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब एक और रहता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में क्रिएट होने वाले साइकिल्स की वजह से होता है, वो होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सारे बच्चों को पता है कि इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स होते हैं। मार्केट बूम पे होती है, रिसेशन में होती है,
डिप्रेशन में होती है, फिर मार्केट रिकवर करती है और ये कार्यक्रम चलता रहता है। माने मार्केट में रिसेशन आई या मार्केट और भी ज्यादा बुरी स्थिति हुई, डिप्रेशन में चली गई मार्केट। किस में चली गई? डिप्रेशन में। मार्केट में मंदी है, माने बहुत घोर मंदी है, घनघोर मंदी। ठीक है ना? उस केस में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी? ना के बराबर मिलेगी। जो है इनफैक्ट उनकी भी खतरे पे है। वो तो कोई ही मतलब एम्प्लॉयर ऐसे होंगे जो आपके दुख और दर्द को समझ ले, आपको नहीं निकालेंगे, अदरवाइज जो है उनकी भी जॉब खतरे में। तो जिनकी जॉब खतरे में है, जिनको मिल नहीं रही है, वो क्यों नहीं मिल रही उन्हें? क्योंकि मार्केट में डिप्रेशन है, मार्केट में रिसेशन है। तो ये किसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रहना, मतलब अनएम्प्लॉयड रहना पड़ रहा है हमें? मार्केट के साइकिल्स की वजह से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स ड्यू टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी। जब इकोनॉमी के अंदर साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं, अलग अलग साइकिल्स आते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, उसकी वजह से जब ये लोग क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। नमन भैया बूम में भी रहते होंगे? बूम में नहीं रहते। बूम में कैसे अनएम्प्लॉयड रहेंगे लोग? वो बात अलग है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि बूम में भी क्या है, अनएम्प्लॉयड है, वो बात अलग है। ठीक है ना? बाकी बूम में चांसेस कम होंगे, क्योंकि बूम में तो जो बेकार भी बंदा होगा ना, जिसके पास स्किल भी होगी, शायद उसे भी क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए। ठीक है ना? लेकिन ये सारी दिक्कतें कब अराइज होती है? जब मार्केट रिसेशन में हो या डिप्रेशन में हो। देयर आर वेरियस फेजेस लाइक बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। बता ही दिया मैंने आपको। सवाल तो ये नहीं है ना, ये तो बहुत सिंपल है। साइक्लिकल तो कोई भी एक्सप्लेन कर देगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिस्क्लोज मत करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? रेज योर हैंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? सीजनल पढ़ के आए ना, रूरल में पढ़ के आए। वेरी गुड। आप बताइए अद्विका। सीजन है तो काम मिलेगा और सीजन नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। हाँ जी। डिप्रेशन में काम नहीं मिलेगा, बूम है तो उसमें काम मिलेगा। चलो एक डिफरेंस हुआ है। और बता सकते हो इसके बारे में? नहीं? जैन साहब। जो वाला है वो इसके जरिए 700। हाँ हाँ हाँ। और बीच में बस मार्केट के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट बूम पे है तो काम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बस खुशी, यही यही है बस, यही है। रुक रुक एक सेकंड रुक अभी यार, बाकी से अभी मैंने बिजनेस में पढ़ा के आया हूँ मैं यही चीज है। वर्किंग कैपिटल के जब फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ा रहा था। ये तो जनरल डिफरेंस हो गया जो आप बताएं। हाँ बताओ। वेरी गुड, दैट्स द राइट आंसर। सीजन फिक्स रहता है कि वूलन का सीजन विंटर में ही, वही जनवरी में दिसंबर में होगा। कॉटन का सीजन वो आपका अभी चालू होगा, इधर अप्रैल से चालू होगा और ये आपका सितंबर तक जाएगा, सितंबर और अक्टूबर तक जाएगा। आज के टाइम में वो एनवायरनमेंट ऐसा हो चुका है कि अक्टूबर तक जाता है, इनफैक्ट नवंबर तक भी आप बोल सकते हो। नवंबर में इतना नहीं होता, लेकिन हाँ अक्टूबर तक तो जाएगा जाएगा। ये फिक्स है, ये फिक्स है, इनका कोई ठिकाना है? हमारा सीजन चल रहा है, मार्केट में डिप्रेशन चल रही है। बोलो ना। एट द सेम टाइम दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कि मार्केट में हमारा सीजन चल रहा है हमारे प्रोडक्ट का, लेकिन पूरी मार्केट में क्या है, मंदी है। साइकिल का तो कोई ठिकाना नहीं भाई यार। डिप्रेशन बता के आएगी कि रिसेशन बता के मैं आ रही हूँ, तैयार रहना। ये कोई बता के आएगी क्या? ये तो कभी भी आ सकता है। अच्छा सीजन क्या रहता है? सीजन फिक्स रहता है। सीजन का ऐसा नहीं है कि ठीक है कि वो कभी भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, वो फिक्स है। आइसक्रीम का सीजन है तो फिक्स है कि वो समर में ही है। अम्ब्रेला का सीजन है तो फिक्स है कि रेनी सीजन में ही है। सीजन फिक्स होता है लेकिन साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस फिक्स नहीं होते। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस कभी भी आ सकते हैं, जब सीजन हो तब भी आ सकते हैं, जब सीजन नहीं हो तो। ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता कि जनवरी में ही मंदी आएगी या फरवरी में नहीं आएगी, मार्च में नहीं आएगी, कभी भी आ सकती है।
अच्छा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मार्केट बूम पे कब होगी, इस महीने में बूम पे होती है। अक्सर ऐसा बोल सकते हो आप, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, अक्सर ऐसा बोल सकते हो कि अगर सीजन है तो मार्केट में बूम हो सकती है, जरूरी नहीं है। बताओ मैंने ऐसे क्यों बोला? अगर सीजन है तो मार्केट में बूम हो सकती है, जरूरी कुछ नहीं है। क्योंकि भाई बूम बनती, जो मार्केट की जो बूम सिचुएशन बनती है वो पूरी इकोनॉमी से बनती है, हर एक सेक्टर से बनती है, हर एक इंडस्ट्री से बनती है। जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट का सीजन एक ही टाइम पे हो। समझ में आ रही ना बात? तो किसी चीज का सीजन हो सकता है लेकिन उस टाइम पे हम ऐसा बोल सकते हैं। अभी अगर क्या हो ना, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी इंडस्ट्री का सीजन सेम टाइम पे पड़ रहा है, तो फिर तो आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई मार्केट में क्या रहेगी, बूम रहेगी। क्या रहेगी? बूम रहेगी। नहीं भी रह सकती है, क्योंकि जब बूम वाली सिचुएशन बनती है वो हर एक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को तुमने काउंट किया है, तब जाके बूम सिचुएशन बनती है। यस और नो? सीजन सबका ये जरूरी नहीं है कि एक साथ आए। हाँ बोलो, वूलन का और आइसक्रीम का सीजन एक साथ कैसे हो सकता है? नमन भैया आइसक्रीम बिकती तो है। अरे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सर्दियों में आइसक्रीम नहीं बिकती, लेकिन सीजन तो नहीं होता। सीजन तो गर्मियों में ही होगा ना, तो वो चीज है। तो ये डिफरेंस है बच्चों। अगर आपको पूछा जाए कि इसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में और साइक्लिकल में क्या डिफरेंस है, तो ये बताओ कि सीजन क्या होता है, फिक्स रहता है, लेकिन साइकिल्स फिक्स नहीं रहते। सीजन में तो आप ये बोलोगे कि इसी टाइम में लोग क्या रहते हैं, बेरोजगार। जैसे तो हमने बोला विंटर क्रॉप्स के टाइम में क्या रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। क्या रहता है? अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। ये फिक्स है, फिक्स है। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट में मंदी है, ओवरऑल मार्केट में मंदी है, लेकिन तुम्हारा सीजन है, तब भी तुम्हारा काम नहीं चलेगा। सीजन होने के बावजूद भी तुम्हारा काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो ना। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि साइक्लिकली मार्केट में रिसेशन है। क्या है? जब मार्केट में रिसेशन है, रिसेशन का मतलब लोगों के पास पैसा नहीं, तुम्हारा सीजन होने का भी कोई फायदा नहीं है। तो फिर ये मत बोलना कि यार सीजन था लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजन की वजह से नहीं है वो साइक्लिकल वजह से है। किसकी वजह से? साइक्लिकल। 5 तरीके के जो कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वो समझ में आते हैं आपको? तो रूरल में बताओ कौन होते हैं, रूरल में कौन होते हैं? दो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन में दो बताओ, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और 5 जो कॉमन, जो रूरल में भी मिल सकते हैं और अर्बन में भी मिल सकते हैं। पहला ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, and last one is cyclical unemployment. What is the difference between unemployment and underemployment? वैसे पूछा था मैंने आपको, वापस से पूछ रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट में तो काम ही नहीं मिल रहा, अंडर एम्प्लॉयमेंट में मिल तो रहा है, या तो कम मिल रहा है या एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। और इन्हीं चीज को एक इनमें से विजिबल होता है, एक इनविजिबल होता है। विजिबल कौन? जो कम टाइम मिल रहा है, फुल टाइम काम नहीं कर रहा है। और इनविजिबल कौन? जो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा। बात खत्म। स्ट्रक्चरल में और साइक्लिकल में क्या फर्क है? वेरी गुड क्वेश्चन। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, स्ट्रक्चरल चेंजेस कभी भी आ सकते हैं जब ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं, और नो डाउट कि साइक्लिकल भी कभी भी आ सकते हैं, लेकिन दोनों बातें क्या है, अलग अलग है। दोनों बातें अलग अलग है। मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से साइक्लिकल अराइज हो, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से साइक्लिकल अराइज हो, मे बी ऐसा हो सकता है। समझ में आई आपको बात? बिल्कुल सही एग्जांपल दे रहे हो आप। मार्केट में इतने बड़े चेंजेस हुए, इतने ड्रामेटिक चेंजेस हुए कि कोविड आ गया। क्या आ गया? ये तो हुआ क्या? स्ट्रक्चरल चेंजेस। कैसे हुए? लोग बेरोजगार हो गए। क्या हो गए? इस तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से हुए बेरोजगार। लेकिन उसका आउटकम क्या देखने मिला? मार्केट घुस गई भाई। सारे तो प्रोडक्शन आउटलेट तो सब बंद हो गए ना, फैसिलिटीज तो, फैक्ट्री तो सब बंद हो गई ना। तो वो किसका जो साइक्लिकल है, साइक्लिकल का कारण कौन रहा? स्ट्रक्चरल। मार्केट स्ट्रक्चरल तो लगी रहे थे मार्केट में फैक्टर्स, अब क्या राइज हो चुके हैं, आउटकम में कौन आए? साइक्लिकल फैक्टर। मार्केट रिसेशन में आ गई। ये फर्क होता है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट है बच्चों, नोट में लिखा है 3 सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट आर। 3 सोर्स किसके? अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा के। वो जो कहाँ से मिलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर। आजकल तो ये नंबर ही मतलब बहुत
रिलीज ही होना बंद हो गए। अब पता नहीं है उसका क्या रीजन है क्या नहीं है। रिपोर्ट्स ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया, एक तो किससे मिलता है हमें अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर? सेंसस की रिपोर्ट से। अभी तो लोगों को यही नहीं पता चलता आज के दिन पे कि आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कि सेंसस हुई भी है 21 में, नहीं भी हुई है, क्योंकि ऐसा प्रॉपर तरीके से तो नहीं हुई है। अब भगवान जाने कि सेंसस भी सैंपलिंग से कर दिया तो बात अलग है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट है बच्चों, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। ये याद करने हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि वो पूछ सकता है कि कोई भी एक सोर्स बता दो जहां से आपको अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा मिलता है। कोई भी दो बता दो, एमसीक्यू में पूछेगा तो तीनों डाल करके ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा है ना, कौन सा है, तो फिर वो ऑल ऑफ दीज वाला, अगर तीन ऑप्शन ये देके रखेगा तो ऑल ऑफ दीज भी देके रखेगा। और अगर ये पूछेगा कि कौन सा नहीं है तो एक फालतू का इसमें डालेगा, एनएसएस तो डाल देगा इसमें फालतू का, तो फिर एनएसएस तो ही उसका आंसर होगा। तो लेकिन मिलता कहाँ से है हमें डेटा अनएम्प्लॉयमेंट का? एक तो सेंसस से मिलता है एक बात, दूसरा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की कौन सी रिपोर्ट से मिलता है? खाली एनएसएस तो बोलेगा उससे उसे तो वो आंसर गलत होगा। पूरा देखना यहाँ पे, एनएसएस तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अलग अलग विंग है जो अलग अलग सेक्टर में क्या करती है, काम करती है, जिनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसकी पूरी विंग अगर वो पूरा देगा तो बताएगा रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, पूरा आंसर ये होगा इसका। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, और वो है डीजीईटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तीन सोर्स जल्दी से बताओ मेरे को। रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, दूसरा एनएसएस की कौन सी विंग? हाँ, क्या चीज? हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट, रिपोर्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। और तीसरा डीजीईटी, डीजीईटी बोले तो डायरेक्टरेट जनरल, हाँ, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और आगे एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डीजीईटी। चलो जी, एक बहुत कॉमन टॉपिक है बच्चों, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कॉजेज हैं? काफी सारे कॉजेज है, बहुत जनरल भी है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट टॉपिक नहीं है। अभी तो आप इस लायक हो गए क्योंकि सारी चीजें पढ़ चुके हो लगभग लगभग, इस जो भी इंडियन इकोनॉमिक की जो सारी चीजें है, खासकर भारत को लेकर के, तो कुछ चीजें रहती है जहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है, वो बिल्कुल अलग ही है, वो अलग ही टेस्ट मिलेगा आपको उस चैप्टर में जो एक चैप्टर रहता है। फिलहाल आपने बहुत सारे फैक्टर पढ़ चुके हैं तो जिसका ये जनरल आंसर भी आप फ्रेम कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको एक फ्रेमवर्क यहाँ पे दिया गया है, फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ एवर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के भारत में। पहला, इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग होती ही नहीं है, सफिशिएंट प्लानिंग है ही नहीं है। जब किसी चीज की, जब कोई चीज यार हमारे प्लान में ही नहीं है तो उसे एग्जीक्यूट क्या करेंगे हम, हैं? जो चीज हमारे प्लान में नहीं है तो उसे यार निशाना तो उस पे लगाएंगे ना, जो कुछ एम होगा। जब हमारे पास वो एम ही है ही नहीं है, इनएडिक्वेट, प्रॉपर तरीके से हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, तो एग्जीक्यूट किसे करेंगे? कोई प्लान हो सी तो एग्जीक्यूट करे, जब प्लान ही नहीं है। मुझे बता दो, पिछले साल में हमारे देश के अंदर, खैर ये तो पुरानी बातें करता है, मैं तो करंट की बातें कर रहा हूँ, पिछले साल में जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के जो न्यूज चैनल्स है, जो बड़े बड़े चैनल्स है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर कितनी डिबेट्स की है मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने? हाँ, इतना तो किया है, एक इधर पंडित जी को बिठा देंगे, इधर मौलाना साहब को बिठा देंगे, और कुछ तो उन्हें एक तो कुछ तो बताएंगे, कुछ तो ऐसा बोलेगा कि जिससे वो आपस में लड़ने लग जाए, मतलब अपने आप तो उन्हें ट्रिगर करके ऐसा स्टेटमेंट बोल करके जिससे कि वो आपस में ट्रिगर हो जाए, ठीक है ना, वो बोल के अपने आप तो साइड में हटेगा और तुम आपस में लड़ते रहो, और फिर जो देखने वाली जनता फिर वो ही करते रहो। शाम को अपने तुम आकर के अपने धंधों पे से आकर के शाम को तुम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के देखो तो कैसे लड़ रहे हैं, लोगों को मजा आता है। और उसमें से भी फिर बीच में बस वो क्या करता है, वो घी डालने का काम करता है, एंकर मिर्च मसाला डालने का काम करता है, ताकि और जो आग है वो और थोड़ी भड़के। बिल्कुल, क्योंकि टीआरपी उससे मिलती है ना भाई।
अब अगर मुद्दे की बात करेंगे तो उससे टीआरपी नहीं मिलेगी ना। और मतलब मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना लेवल गिरा चुके कि समझ में नहीं आता। अगर तुम कोई सीरियल देखते हो तो सीरियल में लगता है कि तुम मीडिया के कोई चैनल देख रहे हो, और मीडिया के चैनल देखते हो तो ऐसा लगता है कि सीरियल देख रहे हो। वो चिंटी इतने मतलब आके वो आंसू बहाती है फालतू में। मतलब मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। आर भारत पे मैंने कोई एक शो देखा था, भी कोई मतलब कभी ऐसे भी कुछ टाइम पहले ऐसी अचानक से मैंने खोला चैनल, तो उसपे वो मतलब आंसू बहा रही है, मतलब मगरमच्छ के आंसू। सामने से देखने में पता पड़ रहा है कि प्रॉपर प्रॉपर क्या कर रही है, एक्टिंग कर रही है। दरअसल क्या हुआ, क्या था वो, कोई एक आई थिंक किसी स्टेट में, मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि शायद पता नहीं गलत बोल दूं, शायद किसी तो स्टेट में, स्टेट का नाम नहीं लूंगा, किसी तो स्टेट में कोई तो रेप केस था, और वो उनके घर पे जाके उस आर भारत की कोई तो रिपोर्टर थी, नाम भी नहीं पता मेरे को उसका, क्या था क्या नहीं था, कोई तो नई थी रिपोर्टर। तो उनने जाके उनके घर पे रिपोर्टिंग करी, और मतलब सामने से कोई भी इंसान देखेगा तो बिल्कुल मगरमच्छ के आंसू बहा रही है वो, जो जिस बच्ची के साथ गलत हुआ था उसकी मम्मी के सामने मगरमच्छ के आंसू। तो वही है, कह रहे कि हमारे पास प्लानिंग ही नहीं है, क्या ही नहीं है, तो बात किसके बारे में करें हम, एग्जीक्यूट किसे करें, प्लानिंग ही नहीं है। तो लो प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू द एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव इन द प्लान्स। कह रहे कि हमारे जो प्लान्स रहे हैं, अभी तो खैर बनते ही नहीं है 5 ईयर प्लान, लेकिन जब भी पहले भी बने हैं, अब ऐसा मत बोलना, ऐसा मत सोचना कि मैं तो करंट गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। करंट गवर्नमेंट के टाइम में तो 5 ईयर प्लान बनते ही नहीं है। वो तो अरे प्लानिंग कमीशन तो खत्म ही हो चुका है ना, अभी तो 5 ईयर प्लान बनते ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये पुरानी गवर्नमेंट भी इसमें कवर हो जाती है। कह रहे कि कभी भी भाई कोई भी गवर्नमेंट आए वो प्रायोरिटी, क्योंकि ये मुश्किल काम है, इनको करने में लोड लगेगा, लोड कोई लेना चाहता नहीं है। ठीक है ना। कह रहे कि लो प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू द एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव इन द प्लान्स। हमेशा से हमारे प्लान्स में बहुत कम प्रायोरिटी मिली है, किसको, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस को, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या है, बहुत कम प्रायोरिटी दी गई है। देयर हैज बीन अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी लीगल प्रोविजन टू इम्प्लीमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम। कह रहे कि क्या हुआ है, कंप्लीट पूरी तरीके से एब्सेंस रही है, कोई लीगल प्रोविजन, कोई कानून नहीं है टू इम्प्लीमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स की, ताकि क्या हो जाए, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स क्या हो जाए, चालू हो जाए। अब देखो बोलने के लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हुआ ही नहीं है, कुछ भी हुआ भी है ना। बहुत सारी स्कीम्स भारत में चलाई भी गई है। अब वो थोड़ा समझ में आता आपको, अगर पॉवर्टी चैप्टर पढ़े होते तो समझता आपको। ठीक है ना, जैसे उसमें से एक मेन है मनरेगा है, और आजकल तो वो मैंने बताया था ना आपको, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बहुत सारी इन्होंने स्कीम्स भी चला के रखी है। अब देखो एक्चुअल में उनका बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, बीच में करप्शन कितना है, वो एक अलग इशू है। लेकिन पॉलिसीज तो हाँ, 5 साल तक राशन फ्री। ठीक है चलो अच्छा है, लेकिन अब फिर यही तो है ना कि एम्प्लॉयमेंट की बातें नहीं होगी तो फिर वो फ्री वाली बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता तो उससे ही प्रभावित होगी ना। खैर, हाँ जी, ये बात समझ में आती है कि आपको, इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, हमारे यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के प्लानिंग नहीं है। ठीक है, कुछ बोलने वाला था, पता नहीं माइंड से निकल गया। नेक्स्ट है स्लो स्लो ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी तो क्या है, स्लो। सारी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है वो सेकेंडरी सेक्टर में होगी। किसमें होगी, सेकेंडरी। एक तो उसकी स्लो ग्रोथ है, क्या है, ऊपर से आज का जमाना जॉबलेस ग्रोथ का है। किसका है, पहले ही इंडस्ट्रीज की ग्रोथ क्या है, स्लो है, और वो जितनी भी है वो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है। तो इंसान तो फिर उसे देखेगा ही ना कि ये क्या कर रही है मशीन, तो फिर वो वाली बात है। तो स्लो ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड लैक ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। इसने देखो क्या अभी क्या है, प्रॉब्लम ये है बच्चों की, जब एनवायरनमेंट इतना चेंज हो जाता है और टेक्स्ट पुराना लिखा हुआ हो, नमन भैया फिर चेंज कर दो टेक्स्ट, मैं अपनी मर्जी से नहीं चेंज कर सकता ना, एनसीईआरटी जब चेंज करेगी तब करूंगा, तब दिक्कत आती है। अब मैंने जो आपको बताया, अब इधर जो लिखा हुआ है उसमें क्लैश अराइज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला कि पहले ही स्लो क्या है, ग्रोथ क्या है, स्लो है, और जितनी भी है वो आज के जमाने में किसके थ्रू है, टेक्नोलॉजी के थ्रू है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है जॉबलेस ग्रोथ, अब इनने कुछ और ही लिखा है इसमें। ठीक है ना, तो अब समझ जाना, टेक्स्ट क्या है, पुराना है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड लैक ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। एक तरीके से देखोगे तो है भी, इतने डेवलप कहाँ हुए, अरे मतलब जिस एंगल से देखना चाहो ना वही चीजें निकाल लो आप, बात ये है कहने की।
कह रहे कि हमारे यहाँ पे पैसों की कमी है और मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी है, तो कह रहे इंडस्ट्रियल सेक्टर कुड नॉट गेन मोमेंटम। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या नहीं कर पा रहा है, मोमेंटम गेन नहीं कर पा रहा है, मतलब वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, पेस नहीं पकड़ पा रहा है। समझ में आ रही बात? चलो फिर अगर मान लिया अगर हो भी जाए ये, तो फिर हम रोना रोते किसका? जॉबलेस ग्रोथ का। बात ये भी तो है, ऊपर पढ़ के इन्होंने तो पढ़ाया हमें, ठीक है ना, ऊपर पढ़ के आए हैं। अभी तो कह रहे हैं यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम क्या नहीं कर पा रहे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो नहीं कर पा रहे। एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तब भी तो रोना रोएंगे, तब भी तो जॉबलेस ग्रोथ का रोना रोएंगे। फिर ठीक है, एंड कुड नॉट जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री, करेगी जिससे कि हम सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पाए। नेक्स्ट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3? उसमें तो खाली किसकी स्लो ग्रोथ की बात कर रहे हैं? सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? पूरी। और ओवरऑल इकोनॉमी सेकेंडरी से बनती है या तीनों से बनती है? तीनों से। कौन? प्राइमरी, सेकेंडरी और जब सेकेंडरी कम है तो ओवरऑल भी तो कहीं ना कहीं क्या होगी? कम होगी। तो वो बोल रहा है इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड एंड इट्स रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी स्लो। इंडियन इकोनॉमी क्या है? अंडर डेवलप्ड है और इसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी स्लो है। The slow growth rate fails to generate enough employment opportunities for the rising labor force. लेकिन वो कह रहे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो तो स्लो है, जबकि जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है उसमें तो फोर्थ गियर लगा हुआ है ना। हाँ बोलो। हालांकि अगर आप करंट की बात करोगे, आप और अभी बिल्कुल करंट, बिल्कुल हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ रही उस स्पीड से, स्टेबल हो रही है। क्या हो रही है? स्टेबल हो रही है। हाँ, पता नहीं, शायद आपके आने वाली जो आपके वाली जनरेशन है शायद कुछ हाँ समझदार हो सकती है। तो वो कह रहे कि स्लो ग्रोथ रेट फेल्स टू जनरेट इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द राइजिंग लेबर फोर्स। कह रहे कि जो स्लो ग्रोथ रेट है उससे क्या नहीं हुआ है बच्चों? इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हुई है। किसके कंपैरिजन में? जो बढ़ती हुई क्या है? लेबर फोर्स है। ठीक है ना। अब मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं बार बार करंट सिचुएशन के बारे में और इस टेक्स्ट के बारे में मैं आपको मतलब बहुत ऐसे कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज करंट सिचुएशन कुछ और ही चल रही है, ये टेक्स्ट कुछ और ही कह रहा है। तो फिलहाल क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना भी है तो वो इसी के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है ना। हालांकि इतना कोई हार्ड एंड फास्ट ये टॉपिक है नहीं है, जनरल अंडरस्टैंडेबिलिटी के हिसाब से भी इस टॉपिक को लिखा जा सकता है, बस आपको हेडिंग्स पता होना चाहिए। द साइज ऑफ द लेबर फोर्स इज मच मोर देन द अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये इस बात में कोई शक नहीं है कि जो हमारी जो लेबर फोर्स है उसका साइज क्या है? बहुत, अभी भी क्या है? बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? अभी शायद मैं कल की बात है, कल ही देख रहा था मैं। अभी तो बच्चों 3-4 दिन पहले हम डिस्कस कर भी रहे थे कि भारत में क्या होता है कि पहले तो कुछ भी कोई कोर्स को खत्म कर दिया जाता है, फिर बोला जाता है कि दूसरा कोर्स करो, ताकि 2-3-4 साल तक लोग खेल में लगे रहे। फिर इलेक्शन के टाइम पे आके पेपर होते हैं और फिर वो पेपर लीक हो जाते हैं। ये 3-4 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे, नहीं कर रहे थे अभी? बिल्कुल उधर हमने, मैं 3-4 दिन पहले एग्जाम्पल देके निपटा, उन्होंने कह रहे एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, हम तो हकीकत में कर देते हैं। अभी कोई तो एक पेपर क्या हुआ है? लीक हुआ है। यूपी पुलिस का पेपर क्या हुआ है? लीक हुआ है। और हमें ये समझ में नहीं आता यार कि गवर्नमेंट इतनी कैपेबल है कि जहाँ पे मतलब हम बाहर के इतने ऑपरेशन चलाते हैं, फॉरेन ऑपरेशन भी चलाते हैं, यहाँ पे किसी की भी हम रूह में से निकाल लें हम कि उसकी रूह में क्या चल रहा है, क्या यार एक पेपर को नहीं रोक पाए हम? मतलब हमेशा ये मतलब एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम्स और होते हैं, बाकी आईआईटी का पेपर तो कभी लीक नहीं होता, नीट का, जेई का पेपर, सीए, सीएस, सीएमए, इनका पेपर तो कभी लीक नहीं होता। कोई मतलब ही नहीं, कोई सवाल आपने कभी तक सुना भी नहीं होगा आज तक। गवर्नमेंट के पेपर क्यों लीक होते हैं? सवाल ये भी है कि होते हैं या कराए जाते हैं, सवाल ये भी है। अब ठीक है ना, क्या है कि चीजों को टाल दिया जाता है। अच्छा, एक और मैं देख रहा था अभी, फिर इसमें क्या हुआ था? मेरे ख्याल आई थिंक 50,000 वैकेंसी थी। कितनी थी? नंबर तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन लाखों लाखों लोगों ने क्या किया था? अप्लाई किया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मेरे को याद है शायद 50 लाख लोगों ने क्या किया? अप्लाई किया शायद। हाँ जी। आप मतलब मैं ऐसे बहुत एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे उड़ता उड़ता सब माइंड में ऐसा आ रहा है नंबर,
वैकेंसी थी हजारों में और किया लोगों ने अप्लाई लाखों। और इतना इतना एम्प्लॉयमेंट सॉरी इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग दूसरी कंट्री में जाने के लिए भी तैयार है वहां पे काम करने के लिए। और वो कंट्री ऐसी नहीं कि वहां पे बहुत अच्छी तुम्हें फैसिलिटीज मिलेगी, ऐसी कंट्री जहाँ पे युद्ध चल रहा है, जहाँ वॉर चल रहा है, ठीक है ना। यूक्रेन में लोग जाने के लिए तैयार है, वहां पे काम करने के लिए तैयार है, मतलब अपनी जान की बाजी लगा करके। तो इस तरह की भी चीजें है, खैर बात नहीं होती इन पे, कोई बात नहीं, लोगों को मतलब भी नहीं है ना इनसे कोई। तो कह रहे लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है, किससे, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। इस बारे में तो भर भर के चर्चा हुई है, अब मैं क्या ही बोलूं दो लाइन में, है ना। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ही क्या है, डिफेक्ट है, जहाँ पे हमें केवल और केवल डिग्री ओरिएंटेड बनाना सिखाया जाता है, हमें स्किल ओरिएंटेड नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। रटो उगलो बस यही काम करते रहो, फिर चाहे आपको कुछ आए या ना आए, ठीक है। द प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज फुल ऑफ डिफेक्ट। बहुत सारे उसमें डिफेक्ट है। लोग पढ़ अभी क्या है ना कि लोग अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन तुमने बाउंडेशन लगाई हुई है, चलो तुम पॉलिसी लेके आते हो तो कब इम्प्लीमेंट होगी वो, जब एक जनरेशन निकल जाएगी। पॉलिसी लेकर के आए 2020 में, अभी तक तो वो हमें कहीं पे दिख नहीं रहा है ना। अब इतने में तो एनवायरनमेंट इतना चेंज हो जाएगा कि जब तक तुम पुराने वाली कोई इम्प्लीमेंट कराओगे जमीनी स्तर पे, नई पॉलिसीज की जरूरत हो जाएगी। बस यार फिर क्या फायदा वो पॉलिसीज बनाने का, टाइम से इम्प्लीमेंट ना करा पाओ, है ना। अब चीजें केवल ऑन पेपर बनती है, इम्प्लीमेंट ना हो, बस जब ऑन पेपर बनती है तो हल्ला उठता है कि हाँ ठीक है, हो गई, अच्छा किया गवर्नमेंट ने किया, ये किया वो किया, लेकिन जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए ना वो चीज। तो वो है, एजुकेशन सिस्टम में काफी सारे डिफेक्ट है। द रिजल्ट, एजुकेटेड पीपल आर अनेबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। जो मार्केट में जो प्रैक्टिकल जो स्किल्स चाहिए, वो रिक्वायरमेंट वो बंदे क्या नहीं कर पाते, फुलफिल नहीं कर पाते। पहले तो एम्प्लॉयमेंट कहीं आता ही नहीं हमारी प्लानिंग में, पहली हेडिंग इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। दूसरा, इंडस्ट्री की ग्रोथ स्लो है। जब उसकी ग्रोथ स्लो है इंडस्ट्री की, तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, स्लो है। एजुकेशनल सिस्टम क्या है हमारा, डिफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 1991 के बाद 1991 के बाद जो पहले रिजर्व करके रखा था स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए चीजें, वो क्या करके रखी है, अब वो हटा दी गई है, ठीक है ना। मतलब प्रोडक्ट डी रिजर्व किए थे ना एसएसआईज के लिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, हाँ जी, कॉटेज इंडस्ट्रीज नहीं समझता आपको, कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी होती है। जो ऐसा देखा होगा आपने कि रूरल एरियाज में जो घर घर में जो इंडस्ट्री लगी है, छोटी छोटी सी जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है, इंडस्ट्री मतलब इन द सेंस कि कोई तो उन्होंने एक दो मशीन लगा के रखी है छोटी सी, जैसे कोई पैकिंग की मशीन हो गई, या कोई कोई बंदा क्या कर रहा है, कोई पैन बना रहा है, वो 2-3 रुपए वाले पैन आते हैं घर में, कोई तो एक मशीन, या डोने पत्तल होते ना, उनके घर में ही उन्होंने एक दो मशीन लगा के रखी है। चप्पल बनाने की होती है जो फ्लैट वाली, जो रिलैक्सो वाली टाइप की होती है ना, वो बिल्कुल। या बाकी कपूर होती है, कपूर बनाते हैं लोग। या फिर वो जो दिए में जो बाती लगती है वो बनाते हैं। कुरकुरे वुरकुरे होते हैं छोटे छोटे, वो आते हैं जो लोकली आते हैं, इस तरह की पैकिंग वगैरह की हो गई चीजें। ये कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है जो घरों घरों में लगी हुई होती है, ठीक है ना। बहुत छोटी, मतलब एक कोई तो नॉमिनल को एक मशीन लगा ली हमने, है ना, और उसकी हेल्प से चल रही है, ये मतलब वो होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज। कह रहे कि इनका क्या हुआ है, इनका डाउनफॉल हुआ है, किसका, एसएसआईज का और कॉटेज इंडस्ट्रीज का, बिकॉज 1991 में इनके लिए कुछ प्रोडक्ट रिजर्व करके किसको अलॉट किए गए थे, एमएनसीज वगैरह को। तो ये भी चीजें है। तो द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल विलेजेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैज डिक्लाइंड ओवर द इयर्स। जो ट्रेडिशनल विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हुई है पिछले कुछ सालों में, ड्यू टू द चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड द इमरजेंस ऑफ मोर एफिशिएंट मॉडर्न इंडस्ट्री। एक रीजन वो भी जो मैंने बताया वो लिख सकते हो आप। दूसरा काफी अच्छा रीजन लिखा हुआ है, कह रहे लोगों का टेस्ट भी चेंज हुआ है। क्या भी चेंज हुआ है, लोगों का टेस्ट चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो नॉर्मल होते हैं, क्या होते हैं, जबकि कह रहे हैं कि आजकल बहुत चमकीले एडवांस प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी वाइज, है ना, क्वालिटी वाइज, और उनके फीचर्स वाइज, कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज वो क्या हो चुके, ग्रो हो चुके हैं, तो लोगों का टेस्ट बदला है। जब इनके लिए डिमांड ही नहीं रेज हुई इन प्रोडक्ट की, तो फिर
इनका क्या हुआ है, मजबूरन इन्हें क्या होना पड़ा, बंद होना पड़ा। ठीक है ना, जैसे आप वो बोल सकते हो, मैंने आपको कांजीवरम साड़ीज वाली वो वीडियो दिखाई थी, वो बोल सकते हो। ठीक है, वो कह रहे थे कि भाई अब इस काम में कुछ ज्यादा कुछ रहा नहीं है, अब तो हम भी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में लगा रहे हैं, बाकी दूसरे काम में निकाल रहे हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव बिकम अनएम्प्लॉयड। तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। नेक्स्ट है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। ये सारे सेक्टर को कवर कर रहा है, देखो सेकेंडरी को भी कवर कर लिया, अब एग्रीकल्चर पे आ गया। किस पे आ गया, कह रहा एग्रीकल्चर में कौन सी हमारी हालत बहुत सही है, वहां पे भी तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और बहुत ज्यादा वहां पे वो कहाँ डेवलप्ड है कि जो बहुत सारे लोगों को हम रोजगार दे दें। एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा अंडर डेवलप्ड है। The heavy pressure of the population on land and the primitive methods of agricultural operations are responsible for massive rural unemployment and unemployment in the country। ये लगा पता नहीं क्यों रिपीट कर दिया। वो कह रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा प्रेशर है पॉपुलेशन का, किसके किसके ऊपर, लैंड के ऊपर। भाई लैंड तो फिक्स है ना, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है, तो अब लैंड के ऊपर भी तो दबाव है कि प्रोडक्टिविटी क्या करनी है, ज्यादा करनी है। अब लैंड को भी मतलब और कुछ नहीं मिला तो लैंड को भी एक्सप्लॉइट कर लिया। किसको भी एक्सप्लॉइट कर लिया, इसको यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह को यूज करके, वगैरह वगैरह। और हमारे पास क्या है, बहुत अच्छे क्या नहीं है, तरीके नहीं है क्या करने के, एग्रीकल्चर करने के, प्रिमिटिव तरीके हमारे पास, है ना। और अगर है भी कोई नए तरीके है भी तो लोग उन्हें अपनाना नहीं चाहते। दरअसल लोग चेंज करना नहीं चाहते, जो है वो ही चल रहा है बस, है ना। कुछ नया नया करने में लोग क्या करते हैं, डरते हैं, हिचकते हैं, यानी कि कहीं जो हमारा जो एग्जिस्टिंग लेवल है, जो अथॉरिटी एग्जिस्टिंग हमारे पास, वो भी हाथ से ना चले जाए। ठीक है, तो वो चीज है। आर रेस्पॉन्सिबल, ये चीजें क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मैसिव रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। रूरल एरिया में भी और पूरे देश भर में भी ये क्या है, एक मेन रीजन है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट है लो मोबिलिटी ऑफ लेबर। क्या है, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर। लेबर मूव भी तो नहीं करना चाहते, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रहती है। अब कोई ऐसे कोई ना मुंह उठा करके कोई रूरल एरिया से बंदा ऐसे अर्बन एरिया में चला जाएगा, सारे बच्चों को नहीं पता, माइग्रेशन की कॉस्ट नहीं आती, हाँ, इनसिक्योरिटी नहीं रहती, जाके सामने के काम रखा हुआ है कि तुम आओगे, सेठ जी बन के बैठ जाओगे, आगे नौकर चाकर लग रहे हैं, पैसा आ रहा है ना, माल इधर से रॉ मटेरियल आ रहा है, फिनिश गुड्स जा रहा है, ऐसे कोई ना होगा। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि इसी वजह से, इस डर की वजह से बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है, और कई बार इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उसकी वजह से लो मोबिलिटी होती है। क्या होती है, लो मोबिलिटी होती है। मान ले किसी एरिया में क्या भी है, किसी एरिया में अगर है भी जॉब तो हमें पता नहीं है, या पता भी है हमें तो हम मूव नहीं करना चाहते। बहुत सारी चीजें हो सकती है, फैमिली रीजंस भी हो सकते हैं तुम्हारे, कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकते, है ना। शायद कुछ रिलीजियस इश्यूज भी हो सकते हैं, है ना। जैसे मैं बताऊं बच्चों, थोड़ा हमारे यहाँ पे क्या रहता है, जैसे अभी मेरी सिस्टर भी थी, तो उसकी जॉब थी हैदराबाद में। अब हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि खाने वाली प्रॉब्लम आती है। एक तो सूट नहीं करता, कहीं बाहर का खाना सूट नहीं करता, पसंद नहीं आता, चलो ठीक है, पसंद नहीं आता उसे भी देख ले। सूट नहीं करता, चलो उसे भी एक बार के लिए कि क्या कि साल 2 साल झेल करके फिर एडजस्ट कर ले, की आदत पड़ जाएगी वैसे ही खाने की। सबसे बड़ी बात है वो वेज और नॉन वेज की, हमारी कम्युनिटी में। क्योंकि आप कहीं पे भी चले जाओ, बाहर दिक्कत उसकी आती है, और खासकर अगर तुम इधर चले जाओ, थोड़ा साउथ में चले जाओ, साउथ की साइड में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसी वजह से हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग उधर साउथ में जाना पसंद नहीं करते, जॉब करना पसंद नहीं करते, जो कि एक वैलिड रीजन भी है। बिकॉज या तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे, फिर कर लो, हाँ, मतलब वही है ना कि तुम या तो भ्रष्ट हो जाओगे, फिर तुम पैसे को देखो, जहाँ पे तुम अगर पैसे को क्या कराओगे, सुप्रीमेसी पे रखोगे। और अगर फिर अगर आपको अपना अपने मॉरल, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति क्या करनी है, मेंटेन करनी है, तो फिर तुम चाह के भी, तुम्हें पता भी है, फिर तुम मूव नहीं करोगे, कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि कोई हिसाब किताब ही नहीं है, हर एक चीज में क्या है, वो नॉन वेज का क्या है, टच है। तो इस वजह से तो वही तो कह रहा है, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर। कई बार लेबर क्या नहीं करना चाहती, मूव नहीं करना चाहती है।
इस केस में मैं मानता हूँ कई बार ऐसे जो बंदों को खाने की दिक्कत नहीं होती ना, वो फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर जाते हैं बाहर जा करके, क्योंकि उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी मिलेगा ना तो वो खा लेंगे। हमारी कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम है कि नहीं खा सकते भाई, नहीं खाएँगे, ठीक है ना? जो हाँ, मतलब जो अपने को अगर जो प्रॉपर खाना है, मिलेगा तो खाएँगे, अदरवाइज़ नहीं खाएँगे। तो ये इस प्रॉब्लम की वजह से भी मूव नहीं करना चाहते, ठीक है ना? जैसे मैं खुद की अपनी अगर मैं बात बताऊँ तो मेरे साथ भी शायद यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं अधिकतर भारत के हर एक स्टेट में ज़्यादातर स्टेट में मैं काम कर चुका हूँ, कुछ ही स्टेट को छोड़ कर के, क्योंकि ऑडिट पे जाना होता था। अब मतलब तुम देखो कि मेरा एक नियम था और मैं वो अपना नियम भी क्या नहीं कर पाया था, फ़ॉलो नहीं कर पाया था। अब उसी की वजह से फिर अल्टीमेटली मेरे को बस छोड़ के ही आना पड़ा। एक नियम लिया था मैंने और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं लिया था, खाली 1 महीने के लिए लिया था कि मैं प्याज़ वगैरह का यूज़ नहीं करूँगा, कंज़प्शन नहीं करूँगा। लेकिन मैं उस टाइम पे शिखर जी की यात्रा करके आया था और 1 महीने का मैंने नियम लिया था। उधर शिखर जी में मैंने नहीं खाया था मैंने और उसके बाद में 1 महीने का नियम लिया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत लॉन्ग टाइम तक शायद चल नहीं पाएगा, बाहर का रहता है आना-जाना। तो अब उस टाइम पे हुआ ऐसा, जब तो मैं ऑफ़िस में था, अब उस टाइम पे फिर मेरे को एक टीम में अलॉट कर दिया गया, ऑडिट टीम में और हम गए और क्लाइंट प्लेस पे एक भी, क्योंकि यार अब पहले तो मैंने बोला कि यार ये तो दिक्कत हो जाएगी खाने के लिए। अब लेकिन उन्होंने बोला जो क्लाइंट प्लेस पे बोला कि सर ऐसे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, पूरे एरिया में कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी आपको कि जहाँ पे किसी भी खाने में प्याज़ ना डली हो। चलो अलग से हम नहीं लेके आएँगे, सेपरेटली तो हम बहुत कम कंज़म्पशन करते हैं, ना के बराबर, मतलब घर पे तो होता ही नहीं है, कभी-कभी बाहर हमारे घर आना-जाना रहता है तो वो बात अलग है। कह रहे कि जो अंदर जो वो है जो सब्ज़ी है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें कुछ ही नहीं कर सकते। तो मतलब इस तरह की दिक्कतें आती है। जब आप अपने मैं नमन भैया इतनी कहानी क्यों बता रहे हो? इस पे बता रहा हूँ लो मोबिलिटी ऑफ लेबर पे कि लेबर मूव करना क्यों नहीं चाहती है, ठीक है ना? उसके रीज़न्स बता रहा हूँ। तो इस वजह से भी कई बार क्या रहता है, इसमें सरकार को गाली नहीं दे रहा हूँ, इसमें अपने खुद के इंसान के पर्सनल चैलेंजेस हो सकते हैं, पर्सनल उसके फैक्टर्स लग सकते हैं, ठीक है? देखो, द मोबिलिटी ऑफ लेबर इन इंडिया इज़ वेरी लो। कहते हैं मोबिलिटी काफ़ी क्या है? लो है। ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ फैमिली एज़ वेल एज़ सोशल कंस्ट्रेंट। उसी के एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, कि कई बार कुछ फैमिली के कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं और कुछ सोशल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। फैमिली के कंस्ट्रेंट्स शायद लड़कियों के लिए हो सकते हैं, कि नहीं भेजेंगे हम, ठीक है ना? नहीं भेजेंगे हम, फैमिली को पसंद ही नहीं है बाहर भेजना। सोशल कंस्ट्रेंट्स के मैंने एग्ज़ाम्पल मैं अपने ऊपर दे चुका हूँ। और इसी वजह से हाँ, शायद हमने भी अपनी सिस्टर को बाहर नहीं भेजा कि हैदराबाद, अदरवाइज़ वो जा सकती थी। अब ठीक है, एक अच्छी रिसोर्स है, अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, अच्छी स्किल्स है, कंट्रीब्यूट कर सकती थी, लेकिन फिर भी नहीं जा रही है ना? तो लो मोबिलिटी है। पीपल आर अनविलिंग टू मूव टू फार ऑफ एरियाज़ इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल देयर। अरे लोग अपने प्लेस को छोड़ कर के बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं, बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं। चाहे भले ही वहाँ पे जॉब्स क्या भी हो, अवेलेबल भी हो, ये फैक्टर है। लोग नहीं जाना चाहते बहुत दूर अपने बर्थ प्लेस से या अपने जहाँ पे उनकी फैमिली रहती है। क्योंकि एक चीज़ और होती है, वही वाली बात है कि जैसे पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ाया-लिखाया, तो वो बोल रहे हैं क्या फ़ायदा हुआ? 25 साल तक तुमने तुम्हें पढ़ाया-लिखाया, ठीक है ना? अब क्या हुआ? अब तक तो तुम अपने पढ़ाई-लिखाई में लगे हुए थे, एक लड़की है, लड़के की शादी कर देंगे, वो तो वो दूसरे घर चली जाएगी, मतलब दूसरा घर उसका पहला घर हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, ये साला पढ़ने चला जाएगा, मतलब पढ़ने तो चला ही गया, अब ये क्या है, इधर अब मान लिया वो फॉरेन में जाने के लिए बोल रहा है, किसी दूसरे सिटी में जाने के लिए बोल रहा है, बैंगलोर चला गया, इधर चला गया, चेन्नई चला गया, पुणे चला गया, आईटी वाले ज़्यादातर आजकल वहीं जाते हैं, ठीक है ना? तो ये उधर चला जाएगा, अब इसी के फिर हमारी याद आ रही है इधर। हम तो ऐसे ही 25 साल तो इनकी पढ़ाई-लिखाई में लगाए, हम तो पहले भी खाली थे, हम किससे बोलेंगे बतलाएँगे? इसके लिए ये दिन देखने के लिए कोई कहता हमने, नहीं भेज रहे हम, धंधा बहुत है इधर, इधर आके बैठ, ठीक है ना? जितने उधर कमाएँगे ना उतने तो हम पता नहीं इतना स्टाफ को बाँटते हैं, ठीक है ना? चल इधर ही कोई धंधा करवाते हैं।
नहीं जाने दे रहे भाई घर वाले, तो ये चीज होती है। तो वही तो बोल रहे हैं यहाँ पे, लोग अपनी फैमिली को छोड़ करके बहुत दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ भी रहना चाहते हैं बहुत ज्यादा। दरअसल क्या है कि इस तरह के लोग है तो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, कि आजकल ना इंसान, हाँ, एक्चुअल में होना क्या चाहिए, लोगों को दो चीज होती है, एक तो जीने के लिए कमाना, और एक कमाने के लिए जीना। लोगों ने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा है? जिंदगी का तो मजा ही नहीं है भाई। एक्चुअल में जीने के लिए कमाना था बस, जरूरत के लिए कमाना था, कि हाँ अपनी जरूरत क्या हो जाए, पूरी हो जाए। लेकिन लोगों ने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, लोग जीते ही किसके लिए है? कमाने के लिए। हाँ जी। तो इसलिए बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं, दिल पे पत्थर रख के चले भी जाते हैं, बिकॉज वो कमाने के लिए जीते हैं। क्योंकि उनके माइंड में सोसाइटी ने पहले से ही ऐसे डाल दिया कि भाई बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, ये मतलब चलो ठीक है पैसा कमाना है, अच्छी बात है भाई, जब तक गेम इधर फील्ड में हो तो फिर झंडे गाड़ने का, या तो फिर छोड़ो सब कुछ, या फिर हो तो झंडे गाड़ो। लेकिन प्रॉब्लम वो है कि जो एक डेमोन्स्ट्रेशन जो सोसाइटी ने लोगों के माइंड में जो क्रिएट किया, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, खैर वो इससे मैच नहीं खाता है, मतलब ये अलग चीज चल रही है, वो अलग चीज चल रही है। फाइनली पॉइंट पे लेके आता हूं आपको, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर। लेबर क्या नहीं करना चाहती है? मूव नहीं करना चाहती है, अपने फैमिली से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहती है, चाहे भले ही वहां पे जॉब क्या हो, अवेलेबल हो। तो ये भी एक रीजन है किसका? अनएम्प्लॉयमेंट का। अब सरकार तो बोल रही है हम तो करा रहे हैं ना जॉब अवेलेबल, मिल तो रही है तुम जॉब, अब नहीं जा रहे तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, हमारी क्या प्रॉब्लम है? फैक्टर्स लाइक द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, फिर इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि भारत में क्या है, अलग अलग हिस्सों में डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा, किसको लेकर के? लैंग्वेज को लेकर के। साउथ वाले बंदे बहुत पसंद नहीं करते इधर नॉर्थ वाले बंदों को, ठीक है ना, या इधर हमारे एरिया के बंदों को। वो क्यों भी नहीं पसंद करते? लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। क्या हो जाता है? लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। तो कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी है, तो कई बार बंदा एडजस्ट नहीं कर पाता दूसरी लैंग्वेज, मतलब ऐसे रीजन में जाकर के जहाँ पे लैंग्वेज दूसरी बोली जाती हो, जिससे वो फैमिलियर ना हो। फिर मैंने रिलीजन वाला वो फैक्टर बताया, है ना, रिलीजन के भी मतलब कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं। क्या होते हैं? कस्टम्स होते हैं। अब कस्टम्स ऐसे है बच्चों, जैसे मान लिया हमारा क्या है कि फिक्स है कि डेली मंदिर जाना ही है, एक बार तो दर्शन करने ही है ना। अब मान लीजिए जैसे मेरे केस में मैं सुबह नहीं कर पाता हूँ, तो मैं शाम को जाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम ऐसी जगह कहीं पे चले गए जहाँ पे तुम्हारा इस तरह का अगर कोई नियम है, या तुम्हारे जो कस्टम्स है, या जहाँ पे जाके तुम्हें शांति मिलती है, अब वो ना मिले, तो फिर वहां पे जाने का फायदा क्या है? तो कुछ हमारे कस्टम्स होते हैं, ठीक है ना। खैर ये कस्टम का एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने, ये कस्टम नहीं है, ठीक है ना। कस्टम और भी हो सकते हैं, रीति रिवाज कुछ और भी हो सकते हैं जो शायद वहां पे जाके आपके फॉलो नहीं होंगे, ठीक है ना। हाँ जी। इन डिफरेंट स्टेट्स आर अ मेजर प्रॉब्लम टू द मोबिलिटी ऑफ लेबर, इस तरह के फैक्टर्स भी है जो लेबर को मूव नहीं करने देते एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। लेसर द मोबिलिटी द ग्रेटर द अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी कम क्या होगी? मोबिलिटी होगी, उतना उतना ज्यादा क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। मोबिलिटी के बीच में और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। लोग मूव कम करना चाहेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। अब ऐसा तो है नहीं, हमारे एरिया में सारी वो आर्मी की जॉब भी तुम्हें यहीं मिल जाएगी, आर्मी के बेस कैंप भी यहीं बने हुए हैं, और तुम्हारे इधर कॉर्पोरेट के ऑफिस भी यहीं पे है, इंडस्ट्रियल एरिया भी। ऐसा तो नहीं होगा, मूव तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज है। नेक्स्ट है बच्चों, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसके लिए तो क्या ही बोलूं मैं, द कॉन्स्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है फॉल्टी प्लानिंग। क्या है? अच्छा, पहले वाले में और इसमें क्या फर्क हो सकता है? वो कह रहा है कि पहले तो प्लानिंग ही नहीं करी, क्या ही नहीं करी? इनएडिक्वेट। सफिशिएंट करी तो, करी तो उसमें भी क्या है? फॉल्ट है।
क्या है, उसमें भी फॉल्ट है। देखो द प्लान्स वर अनेबल, पहले तो प्लान ही नहीं है, बहुत कम है तो बहुत कम है, और जो है तो उनमें भी क्या बता रहा है, द प्लान्स वर अनेबल टू जनरेट प्रोग्राम्स लाइक द डेवलपमेंट ऑफ डेयरीज, फिशरीज एंड पोल्ट्री फार्मिंग। कह रहे वो प्लान में इनको, इन सेक्टर को प्रॉपर ग्रो करने के लिए ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है ना, मैं नहीं बोल रहा बस इसके बारे में ज्यादा, तुम्हें पता ही है मेरा व्यू। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जो जो इनसफिशिएंट इंफ्रा फैसिलिटीज है जैसे कि पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रोड्स एक्सेट्रा हैव ग्रेटली हैम्पर्ड द एक्सपेंशन ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज। इनकी वजह से भी, इनकी वजह से भी क्या हुआ है बच्चों, जो हमारे लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल हो सकती थी वो हम अवेल नहीं कर पाए। देखो आज के टाइम में मैं ट्रांसपोर्टेशन को तो शायद ना बोलूं, ट्रांसपोर्टेशन सॉरी, ये रोड्स वगैरह के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ट्रांसपोर्टेशन अगर जैसे हमारे एरिया की बात करते हो तो शायद वो बोल सकते हो कि किसी रूट पे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट के मीन्स नहीं है, या जैसे अभी इतनी एक्टिविटीज होती है, मतलब ऐसा इतना बैकवर्ड इलाका भी नहीं है, मेरठ के आसपास हम रहते हैं, मुजफ्फरनगर, कोई सहारनपुर, उनके बीच में आप रहते हैं, ठीक है ना, तो छोटे 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 डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है, इतना बैकवर्ड एरिया नहीं है, और फिर भी तुम देखो रेलवे ट्रैक अपने यहाँ पे नहीं है, तो क्या इनसे सफर नहीं करना पड़ता? शायद रेलवे ट्रैक होता तो लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है ना, दूसरे शहर में जाकर के क्या करना, जॉब करना, और जो ऊपर की जो प्रॉब्लम थी कि लोग दूसरी जगह दूर जाके नहीं रह सकते, तो शायद वो प्रॉब्लम भी क्या हो जाती, सॉल्व हो जाती। अरे बेटा ऐसे लगता है, तुम्हें ऐसा लगेगा ना मन भाई फालतू की बात कर रहे हो आप, यहाँ से बंदा जाकर के कैसे इधर नोएडा और दिल्ली तक कैसे अप डाउन कर सकता है डेली? अरे कर सकता है भाई, अगर रेलवे ट्रैक हो तो 1.5 घंटा लगना है तुम्हें, रेलवे ट्रैक हो तो उधर तक जाने के लिए। लोग 2-2 घंटे दिल्ली में ट्रैफिक में गुजार देते हैं सुबह ऑफिस जाने के लिए। मैंने खुद देखा है भाई, मैंने खुद देखा है, सुबह ऑफिस जाने के लिए 2-2 घंटे ट्रैफिक में गुजार देते हैं, शाम को वापस से घर आने के लिए 2-2 घंटे ट्रैफिक में, इंटरनली दिल्ली अंदर के अंदर ही। आप देखो शाम को जाओ ना आप तो उधर आईटीओ पे आपको जगह नहीं मिलेगी, आईटीओ पे जाओ आप, उधर अक्षरधाम के उधर जाओ, तो वो सारा पूरा ट्रैफिक पूरा सील रहता है 2-2 घंटे तक, तो लोग उसमें भी तो ट्रैवलिंग करती है, ओ क्या ट्रैवलिंग हो रही है, और उल्टा दिमाग खराब हो रहा है ना, इतने में तो इधर से उधर चले जाओगे, तो लोग कर देते हैं भाई इतना काम, अगर ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हो। हाँ, बड़ौद के बहुत सारे लोग हैं, और ज्यादा बड़ौद को क्यों कह रहे हो तुम, बड़ौद से दूर तो कांदला पड़ता है, कांदला के बहुत लोग जाते हैं दिल्ली। हाँ बिल्कुल सीधा डायरेक्ट, ठीक है ना, तो वही तो चीज हम बोल रहे हैं, जब उधर है रेलवे ट्रैक, मान लिया अगर इधर भी होगा तो इधर के लोगों को भी क्या मिलेगी, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो वो चीज है। तो कह रहे हैं बच्चों यहाँ पे इनसफिशिएंट इंफ्रा फैसिलिटीज जैसे कि पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रोड अच्छी हो चुकी है नो डाउट एक्सेट्रा, हैव ग्रेटली हैम्पर्ड द एक्सपेंशन ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज। इनसे क्या हुई है, हमारे लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो हैम्पर हुई है। नेक्स्ट है बच्चों जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम देखो यार, अब क्या है ना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं क्या रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, क्या रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये तुम जॉइंट फैमिली सिस्टम को क्या कर दो, खत्म कर दो। वो बात अलग है कि आज न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चलन में है, ठीक है ना। देखो हर एक चीज के अपने फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। खैर मैं आपको दूसरे एंगल में ना ले जा करके फिलहाल इसी एंगल से पढ़ाता हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है। वही वाली बात, जॉइंटली सब क्या कर रहे हैं, वेंचर चला रहे हैं जॉइंट फैमिली में, तो जहाँ पे अलग अलग बंदे मतलब 4 भाई हैं, 4 भाई एक ही दुकान पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो डिसगाइज्ड वाला भी फैक्टर आता है। कौन सा भी आता है, डिसगाइज्ड वाला भी फैक्टर आता है। शायद अलग अलग होते, शायद अलग अलग होते तो अलग अलग वेंचर चला रहे होते, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा लोगों को जॉब क्रिएट कर पाते, अपने आप भी सेल्फ एम्प्लॉयड रहते और ज्यादा लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट कर पाते, जो कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। हालांकि जॉइंट फैमिली के अपने फायदे भी होते हैं, ठीक है ना, तो मतलब जितना वेलफेयर जितना ग्रो कर सकते हो आप जॉइंट फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में तो तुम आधे टाइम तो ऐसे तन्हाई में रहते हो, ठीक है ना, जहाँ पे तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं है तुम्हारे से भाई। देखो बच्चा स्कूल चला गया, मम्मी घर पे है, अब क्या क्या ही तो काम करे, ठीक है ना, पापा अपने उस पे चले गए, बिजनेस पे चले गए, जॉब पे चले गए, ठीक है ना, और बाकी जो अगर छोटी बहन है या कोई भी भाई है वो भी पढ़ाई में लगा पाए, ठीक है ना, तो इंसान आपस में ना तो बोले ना बतलाए ना कुछ सीखता है, ना फिर किसी का उधर इधर उधर जाने का मन भी नहीं करता। जॉइंट फैमिली में होते ना, जॉइंट फैमिली में अलग रहने का मजा ही अलग है भाई, ठीक है ना।
मतलब जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ लोग मिलते हैं, कभी कभी किसी के रिश्तेदार है, वो कह रहे हैं कभी लड़ाई हो रही है। हाँ जी। दरअसल हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हमारे ऐसा रहता है कि एक भी फैमिली, जैसे कोई भी एक फैमिली अपने वो बच्चे मामा के चले जाए तो मन नहीं लगता ऐसे, तो ये चीज रहती है। खैर रहने वाले तो न्यूक्लियर में भी रह लेते हैं। तो कह रहे इट एनकरेज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जॉइंट फैमिली किसको एनकरेज करती है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करती है। वो समझ ही चुके हैं आप, क्योंकि अब क्या है कि जब तक जॉइंट फैमिली है तो एक ही वेंचर रहेगा, उसी पे सबको काम करना है, जबकि अलग अलग भी कर सकते थे वो। इन जॉइंट फैमिलीज देयर इज अ हाई टेंडेंसी टू सर्वाइव ऑन जॉइंट इनकम विदाउट वर्क। ठीक है ना? मान लिया ऐसे रहता ना, अब जब जॉइंट फैमिली रहते तो घर के भी तो बहुत सारे काम रहते हैं, एक इंसान तो घर के काम में रहता है, एक बंदा तो प्रॉपर अलॉट करना पड़ेगा तुम्हें घर के काम के लिए। मतलब तुम्हें क्या है ना, एक बंदा अलग अलग चीज के लिए तुम्हें चाहिए बंदे, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा लोग नहीं है तो मैनेज करते हैं। एक तो आने जाने के लिए चाहिए रिश्तेदारी में, कि जो एक बंदा है कि उसको तो इसी के लिए अलॉट करके रखा है कि भाई जो भी आना जाना होगा वो तू करेगा। वैसा एक घर के जितने भी सारी चीजें हो गए, अरे आजकल इतने डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये काम वो काम। मान लिया अगर तुम धंधा भी चला रहे हो तो बैंक के लिए प्रॉपर एक बंदा चाहिए तुम्हें, जो बैंकिंग ऑपरेशन सारे संभाल सके। भाई डिपॉजिट कराना है, विड्रॉ कराना है, एनईएफटी करानी है, आरटीजीएस करानी है ना, कितना पैसा कहाँ से आना है, ये आना है वो आना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों के लिए भी तो जॉइंट फैमिली में इतने सारे काम हो जाते हैं, अदरवाइज तो उनके लिए भी क्या चाहिए होता है? बंदा चाहिए होता है। अब सुनो ना, वो काम तो कुछ कर नहीं रहा है, प्रोडक्ट मतलब हालांकि प्रोडक्टिव है, लेकिन इकोनॉमी की नजरों में तो नहीं प्रोडक्टिव है वो। क्योंकि अगर वो अपना काम करता, बाकी वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली होती तो सब काम मैनेज हो जाते, कर लेते सब अपने आप, कैसे भी करते, धंधा भी तो चलाते ना, पैसा भी कमाते, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता, जो कि नहीं आ रहा है। अब वो तो किस पे ही, वो तो किस पे ही वो हो गया, डिपेंड हो गया, जो जॉइंट इनकम जो फैमिली कह रही है उस पर डिपेंड हो गया, जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व वो नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जॉइंट इनकम के ऊपर डिपेंड हो गया विदाउट वर्क। द जॉइंट फैमिली सिस्टम इज मोर प्रीवेलेंट इन रूरल एरिया। ज्यादा कहाँ पे चलता है? अर्बन में तो इतनी जगह भी नहीं है कि जॉइंट फैमिली एक साथ रह सके। उन्हें तो मतलब रहने के लिए भी एक कमरा भी मिल जाए तो वो भी बहुत है। यस और नो? लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। आप थोड़ा कुछ पोश सोसाइटी में जाओगे तो जॉइंट फैमिली बहुत सारी मिल भी जाएगी आपको। आप सूर्यनगर में चले जाओ, बाहुबली एनक्लेव में चले जाओ, प्रीत विहार में चले जाओ, तो ऐसा नहीं है। खासकर अगर मैं बात करूँ हमारी कम्युनिटी में, तो अभी भी बहुत सारी क्या रहती है, जॉइंट फैमिली रहती है। ठीक है, आगे बच्चों, हैंस अ हाई डिग्री ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन दीज एरियाज। कह रहे तो इन एरियाज में क्या रहता है, ज्यादा क्या रहता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है। ठीक है, 10 हेडिंग हो चुकी है बच्चों, और अब हमें इन्हें क्या करना है, इकट्ठा करना है। चलो देखते हैं, पहले एक एक हेडिंग देख लेते हैं। इन एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, पहले तो कोई प्लानिंग है ही नहीं है, जितनी है वो कम है। फिर इससे ही एक हेडिंग नीचे कनेक्टेड थी, फॉल्टी प्लानिंग। क्या थी? पहले तो प्लानिंग कम है और है तो वो भी फॉल्टी है, वो दो हेडिंग है। नेक्स्ट है, दो दो हेडिंग ये कनेक्टेड है आपस में। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एमटीबी याद ना रहे तो इस तरीके से अपने माइंड में सेट कर लेना कि एक तो प्लानिंग ही कम है, और जो है वो भी फॉल्टी है। दो हेडिंग, एक कपल हो गया। दूसरा, सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ क्या है, कम है, और सेकेंडरी सेक्टर एक मेजर पोर्शन है, तो पूरी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या है, कम है। चार हेडिंग हो गई। एक ये बिल्कुल अलग ही हेडिंग हो गई कि पहले से सिस्टम में खराबी है, एजुकेशनल सिस्टम में खराबी है शुरुआत से, है ना। बच्चे को सीखना नहीं सिखाया जाता, रटना सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसका डिक्लाइन हुआ है? जो छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उनका डाउनफॉल हुआ है, बिकॉज कस्टमर का टेस्ट क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और 1991 के बाद इनके लिए जो रिजर्व से करके रखे थे प्रोडक्ट, वो डी रिजर्व वगैरह किए, इस तरीके से लिख सकते हो। एग्रीकल्चर भी क्या है हमारी, अंडर डेवलप्ड है। और लेबर क्या नहीं करना चाहती है, मूव नहीं करना चाहती है। एक पॉपुलेशन वाला पॉइंट हो गया नॉर्मल। मतलब कुल मिला के 10 पॉइंट तो आएंगे नहीं आपको। अगर आप बोलो आपको 5-6 पॉइंट लिखने हैं तो बोलो। दो दो तो मैंने एक साथ बताया आपको, कौन कौन था? इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, दूसरा फॉल्टी प्लानिंग हो गया, फिर स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, एक पॉपुलेशन वाला पॉइंट पकड़ लो, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एक एजुकेशन वाला पॉइंट पकड़ लो। बोलो कौन से वाला, डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। 6 पॉइंट हो गए। चलो और भी हमारे माइंड में रह जाएंगे, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर मूव नहीं करना चाहती है ना। ये तो ये हो गया आपके, कितने हो गए, 7 पॉइंट हो गए। डिक्लाइन ऑफ
कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 8 पॉइंट हो गए। और पॉइंट कौन कौन से रह गए? पॉपुलेशन वाला हो गया, एक तो जॉइंट फैमिली रह गया, जॉइंट फैमिली सिस्टम नो, और एक कौन हेडिंग रह गई हमारी? अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। हाँ एग्रीकल्चर वाला नहीं बोला, इस तरह की कॉमन पॉइंट है। बोलो अगर विदाउट एमटी के भी करे तो याद रह जाएंगे ना? बोलना एक बार सारे बच्चे, एक काम करो ना, सारे एक एक हेडिंग बोल दो। हाँ जी, स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, वेरी गुड। इनएडिक्वेट इकोनॉमिक प्लानिंग, हाई पॉपुलेशन, जॉइंट फैमिली सिस्टम, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। तो कह रहा मेरा पॉइंट बोल दिया। कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कल बेसिकली मेरे को एक जगह जाके बोलना था और मैं अपने पॉइंटर्स तैयार करके लेके गया। अब मेरे को उन्होंने बोला कि तुम्हें आना है, मैंने बोला कि नहीं मैं बाद में आ जाऊंगा। ठीक है, पहले तुम्हारा जो कार्यक्रम है तुम अपना पहले जो सेट है पहले वो कर लो। ठीक है, अब मैंने इतना बोल तो दिया। अब दरअसल हुआ यूं कि हमारे नाना जी है, तो वो उनका बोलने का नंबर पहले था। उन्होंने पहले बोला, उन्होंने पूरा अपनी रिसर्च करके ला के रखी थी, पूरी पूरा एनालिसिस पूरा डिटेल में, है ना। उन्होंने 15 मिनट बोला। अब मैं उधर बैठे बैठे मेरे हाथ पैर ठंडे पड़, जैसे तुम्हारे होते हैं ना, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। क्योंकि एक तो दरअसल क्या है कि एक ओरा होता है हर जगह बोलने का, कि कहाँ पे बहुत शब्दों का आपको सिलेक्शन बहुत सही ढंग से करना है, एक भी शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए, उस चीज का भी प्रेशर है। तुम्हारे ऊपर भी तो प्रेशर रहता है इधर आने का, कि भाई उधर तो कैसे भी बोलते हो तुम, इधर आने का लग रहता है। तो वो हल्का सा प्रेशर मेरे ऊपर भी आया कि यार मैं जो रिसर्च करके लेके आया अपनी, वो तो सारे पॉइंट्स बोल दिए। अब अगर मेरे मेरे पास चैलेंज ये है कि अगर मैं वही पॉइंट क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ, तो जनता पक जाएगी। तो हाँ, वैसे भी तुम पकाते ही हो। हाँ जी, तो जनता पक जाएगी क्योंकि ऑलरेडी एक बंदा भी बोल के गया। अब इंस्टेंटली मेरे को क्या करनी है, एनकोडिंग करनी है और जाके बोलना है। तो सेम इसी के साथ हुआ वगैरह कि मेरा पॉइंट तो तुमने बोल दिया, अब मैं क्या करूँ, मेरा डेटा हैक हो गया। हाँ जी, चलो फिर भी अब एनकोडिंग करो अपने तरफ से। क्या कुछ भी? फॉल्टी प्लानिंग किसी ने बोला था क्या? फॉल्टी प्लानिंग नहीं बोला था। चलो फॉल्टी प्लानिंग, कमाल की बात है, सबके हिस्से में एक एक ही आएंगे। हाँ जी, वो तो बोल दिया था किसी ने, वो भी बोला ना किसी ने, जॉइंट फैमिली बोला ना। हाँ जी, सुनो ना, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हाँ जी, 3 हेडिंग अभी रहती है। वो कह रहा पहले मेरे से सुन लो। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, डिफेक्टिव है, वो हो गया। वापस से चालू करते जी, बोलो एक मिनट। रुको रे रुको अभी। हाँ जी, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, इनएडिक्वेट इकोनॉमिक प्लानिंग। तुमने बोला ना ये तो? नहीं, तुम वो बोल दो ना अभी। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो बोला नहीं ना अभी आपने? अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, फॉल्टी प्लानिंग। नहीं नहीं नहीं, रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लानिंग नहीं, रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ तो एक ही सेक्टर में हुई है 1921 के बाद। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, वेरी गुड, डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, सारी हेडिंग होंगी। ठीक है ना। चलो इसकी एमटी भी देख लेते बच्चों फिर भी। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या रीजन है? और रीजन है इनएडिक्वेट एंड स्लो ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, इनएडिक्वेट सॉरी हाँ, इनएडिक्वेट एंड स्लो ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर लीड टू लो पीपीएफ। once again, inadequate and slow growth of educational system, small scale industries and agriculture। सुनो देखो क्या बोल रहा है, तीन चीज में इनएडिक्वेट, मतलब इनएडिक्वेसी है और स्लो ग्रोथ है। किन 3 चीज में? एजुकेशनल सिस्टम में, एसएसआई में और एग्रीकल्चर में, है ना। एमटी ऐसा बोल रही है, इनएडिक्वेसी और स्लो ग्रोथ है, जिसकी वजह से क्या होता है, लो पीपीएफ, लो पीपीएफ। ठीक है ना। वंस अगेन आप एक बार एमटी आप बोलिएगा,
inadequate and slow growth of educational system, small scale industries and agriculture leads to low PPF. inadequate बोले तो inadequate employment planning, slow growth, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री. स्लो अलग है और ग्रोथ अलग है. स्लो किसके लिए ऐसा रिप्रेजेंट करता है? इंडस्ट्री वाले के लिए. और ग्रोथ वाला किसको कर रहा है? या ऐसे मानो स्लो ग्रोथ 2 बार है, या ऐसे अपने मन में रख सकते हो. स्लो ग्रोथ क्या है? स्लो ग्रोथ एक तो किसकी? इंडस्ट्री की. और स्लो ग्रोथ एक बार किसकी? इकोनॉमी की. अच्छा. इनएडिक्वेट एंड स्लो ग्रोथ of educational system, defective educational system, small scale industries, decline of cottage and small scale industries, agriculture, underdeveloped agriculture leads to low PPF, low mobility of labor. P for inadequate planning, P for planning, inadequate planning. Again P for हाँ पॉपुलेशन वगैरह. इस बार पॉपुलेशन बढ़ा दो. हाँ मैंने क्या बोला अभी? इनएडिक्वेट बोला मैंने, तो फॉल्टी है. इनएडिक्वेट तो शुरू में आ चुका ना, तो फॉल्टी है, फॉल्टी प्लानिंग. अच्छा. अगेन पी फॉर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लिख सकते हो सिंपल. एंड द लास्ट वन इज एफ, फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम. चलो बैक टू बैक सारे बच्चे बोलो. inadequate means inadequate employment planning. Very good. Slow means slow growth of industries. Growth means slow economic growth. Inadequate and slow growth of educational system means defective educational system. Small scale industries means decline of cottage and small scale industries. And agriculture, underdeveloped agriculture leads to low mobility of labor. P for planning, P for population, F for family. प्लानिंग कैसी है? फॉल्टी प्लानिंग है. और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है. एंड द लास्ट वन इज फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम. बोलो कोई भी 5-6 हेडिंग अगर आ गई तो लिख दोगे क्या? चलो आगे चलते हैं. लास्ट टॉपिक इज देयर बच्चों, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट का. खाली इकोनॉमी पे? समाज पे, सोसाइटी पे. तो इसके कौन से कॉन्सिक्वेंसेस पड़ रहे हैं हम? इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस. आर्थिक स्थिति पे क्या फर्क पड़ेगा और सामाजिक स्थिति पे क्या फर्क पड़ेगा? किसका? अनएम्प्लॉयमेंट का. हाई अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू सीरियस इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस एज डिस्क्राइब्ड बिलो. पहले देखते हैं बच्चों इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कि इकोनॉमिक कंडीशंस पे क्या फर्क पड़ेगा. किसका? अनएम्प्लॉयमेंट का. पहला, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. जहां पे हम अपने देश के ह्यूमन रिसोर्स को क्या कर सकते थे? यूटिलाइज कर सकते थे. वो अब यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी. नमन भैया अगर एग्जाम में पूछे व्हाट आर द इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या हम इतना ही लिखेंगे हेडिंग डाल करके? बेटा इनके अंदर एक एक लाइन लिख देना. क्या लिखेंगे? हमें तो पता नहीं. क्या? अरे अभी तो बोला कि अगर ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर क्या नहीं होगा, यूटिलाइजेशन नहीं होगा, या तो वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे या अंडर एम्प्लॉयड रहेंगे, तो उससे क्या नहीं होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जो कि हो सकती थी. दूसरा, लॉस ऑफ आउटपुट, उससे कनेक्टेड पॉइंट है. जब काम ही नहीं मिलेगा तो जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी? एडजस्ट होगी, वो कॉम्प्रोमाइज होगी. जितना हम प्रोडक्शन कर सकते थे, प्रोडक्शन करके बाहर वालों को केवल अभी इकोनॉमिक देख रहे हैं हम. तुम कह रहे हो हमें जरूरत ही नहीं है प्रोडक्शन करने की, हमारे तो सफिशिएंसी जो है, हमारे को जो जितना चाहिए प्रोडक्शन आउटपुट चाहिए वो हो रहा है. अरे रिसोर्सेज फालतू पड़े हैं, तो क्या कर सकते थे आप? उसे प्रोड्यूस करके बाहर दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकते थे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती. तो वो नहीं हो पाएगी. तो इकोनॉमिक क्या है? कॉन्सिक्वेंस है. नेक्स्ट है लो कैपिटल फॉर्मेशन. जब आउटपुट नहीं होगा तो कैपिटल ही कहां से फॉर्म हो जाएगी?
अरे जब कुछ बेचोगे ही नहीं तो कमाओगे क्या? हाँ बोलो ना। पहले देखो पूरी कहानी बना लो। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के? बंदों को यूज नहीं कर पाओगे, आप ह्यूमन रिसोर्स को यूज नहीं कर पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे तो आउटपुट नहीं जनरेट होगा, आउटपुट नहीं जनरेट होगा तो कैपिटल फॉर्म कैसे होगी, पैसा कैसे कमाओगे, है ना? और साथ में वो क्या है, बस आउटपुट से वो प्रोडक्टिविटी भी क्या कर लो, करेक्ट कर लो। माने ये प्रोडक्टिविटी वाला पॉइंट अगर सी नंबर पे डाल देते हो तो पूरी कहानी बन जाएगी, आउटपुट कम होगा प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, ठीक है ना? और आउटपुट और प्रोडक्टिविटी सारे बच्चों को पता है, पहले भी हमने डिस्कशन किया हुआ है इस बात को लेकर के। आउटपुट होता है नंबर्स में, प्रोडक्टिविटी होती है हमारी जो कैपेबिलिटी होती है, ठीक है ना? वो चीज है। नेक्स्ट है बच्चों इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। अब जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेज जो नॉर्मल है वो तो मैंने वहां पे पॉइंट पॉइंट में लिखे है, जो समझाने लायक है उनको एक्सप्लेन किया है, जिनको मतलब ऐसे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दूं ना अभी यहाँ पे आगे आकर के सोशल अनरेस्ट, तो फिर आप इसे एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, क्योंकि जनरल पॉइंट तो लिख दोगे आप। जैसे पहला है लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। अरे यार मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम ही बता दो। जब कमाने के लिए तो बताओ यार, लाइफ कहाँ से मेंटेन, हम क्वालिटी स्टैंडर्ड कहाँ से मेंटेन करेंगे अपनी लाइफ का? तो कह रहे हैं लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसको चलो अगर लिखने आ जाए तुम्हारे को, क्या लिखोगे इसके अंदर? एक दो लाइन बताओ मेरे को, क्या लिखोगे? हाँ, अनएम्प्लॉयड पीपल। हाँ, अनएम्प्लॉयड पीपल आर नॉट एबल टू मेंटेन द quality of life, since he or she is not able to obtain those products or those goods or services which maintain the quality of life, क्योंकि इनकम नहीं होगी, ऐसे बहुत जनरल। नेक्स्ट है ग्रेटर इनइक्वालिटी। क्या है ये बताओ? मतलब ये सामाजिक वो पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएंगे लोग अपनी, दूसरा इनइक्वालिटी जो असमानता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कैसे? अमीर तो भाई अमीर हो ही जाएंगे, वो तो हो ही रहे हैं अमीर, जो बेचारा गरीब है जिसको जॉब नहीं मिल रही है वो और गर्त में चला जाएगा। तो इससे ना जो एक गैप है, एक क्लास गैप है, वो क्लास गैप क्या होता है, बढ़ता है। ग्रेटर इनइक्वालिटी, जिससे बच्चों क्या होता है, सोशल अनरेस्ट जनरेट होता है। क्या होता है? सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट पता है आपको क्या होता है? लोगों के अंदर गुस्सा। जो लोगों को कुछ मिला नहीं होता ना, जो कुछ मिला नहीं होता है जो लोगों को, तो उनके अंदर एक गुस्सा क्या होता है, जनरेट होता है। और वो गुस्सा फिर वो क्या करते हैं, सोसाइटी के अंदर क्या करते हैं, वो इसे बोलते हैं ना, एक हिंदी का वर्ड होता है उपद्रव मचाते हैं। क्या मचाते हैं? जैसे तुमने देखा होगा कि आए दिन ऐसा होता है ना कि वो जैसे पेपर लीक हो गया या लोगों को जॉब नहीं मिली। अभी ऐसे आई थिंक बिहार में भी हुआ था, लोगों को जॉब नहीं मिली, तो उस केस में उन्होंने ट्रेन रोक दी, ट्रेन को आग लगा दी, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाया, पत्थरबाजी करी। ये तो इस तरह की सोशल अनरेस्ट होता है। क्या होता है? सोशल अनरेस्ट। देखो क्या होता है सोशल अनरेस्ट, अभी बताता हूँ, फिर क्लास स्ट्रगल भी बता रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज अ जनरल डिससेटिस्फेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। सोशल अनरेस्ट होता है कि जब क्या होता है कि जब जनरल डिससेटिस्फेक्शन होता है ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका सेम इंटरेस्ट है। मान लें जो बेरोजगार है उनका सबका एक इंटरेस्ट है, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो जनरली क्या है, डिससेटिस्फाइड है किसी चीज को लेकर के, कि उन्हें कोई चीज नहीं मिली है, ठीक है ना, विद सम एस्पेक्ट ऑफ करंट सोसाइटी विच दे सॉट टू रेक्टिफाई। मतलब ये एक ऐसा जनरल डिससेटिस्फेक्शन है उन ग्रुप ऑफ पीपल का with same aspect with some aspect of current society which they sought to rectify। मतलब जिसको वो क्या करना चाहते हैं, रेक्टिफाई करना चाहते हैं। करंट सोसाइटी से उन्हें कुछ आज क्या हो रहा है, डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, लोग कमा रहे हैं अच्छा, कुछ लोग क्या है ना, कुछ एक ग्रुप क्या है अच्छा खासा कमा रहा है, एक ग्रुप है उनका अपना इंटरेस्ट है, वो कमा नहीं रहे बिकॉज उनको जॉब नहीं मिली है, उनको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं मिला, तो उनके अंदर इस चीज को लेकर के क्या है, गुस्सा है ना, डिससेटिस्फेक्शन है, और इस चीज को ये क्या करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल द लेबर मूवमेंट, जो लेबर इस तरह के मूवमेंट वगैरह होते हैं वो इसी इन्हीं का तो एग्जाम्पल है सोशल अनरेस्ट का। मतलब लोग जब गुस्सा आ जाते हैं तो उसी को बोलते हैं सोशल अनरेस्ट, किसी चीज को लेकर के जिसको वो क्या करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। भाई हमें तो जॉब दो, क्या दो, जॉब दो, वरना इन्हें क्यों मिल रही है ना, इन्हें भी ना दो, सबको इक्वल लेके आओ। बच्चों इससे क्या होता है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है इससे क्लास स्ट्रगल होता है। क्या होता है? किसी गरीब का बच्चा आगे चल करके जिसको जॉब नहीं मिली है, वो बोलेगा पापा पापा मेरे को ये चीज चाहिए, तो वो बोलेगा बेटा छोड़, ये हमारे मतलब की चीज नहीं है,
है ना, ये तो अमीर लोगों की चीज है ना, ये उन्हें मिल सकती है, ये कभी भी हमें नहीं मिल सकती, हमारा इसके ऊपर हक नहीं है। तो क्लास डिवाइड होती क्या होती है, वो कभी देखता है कि पापा मेरे को भी इस स्कूल में पढ़ना है, नहीं नहीं भाई इसमें अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इधर तो देखना भी मत तू, ठीक है ना, इधर से निकल के आ। तो ये क्लास गैप क्रिएट हो जाता है, क्या क्रिएट हो जाता है, ये अच्छा नहीं है। इससे कई बार ना इंसान को चाहता नहीं है लेकिन मजबूरन उसे टेररिस्ट भी बनना पड़ सकता है। क्या बनना पड़ सकता है, जो अंदर का गुस्सा इतना हो गया ना, वो जो अंदर का गुस्सा इतना फूटा है, वो गुस्सा किस में इसे किस में कन्वर्ट कर सकता है, टेररिस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। कह रहे सोसाइटी ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं मिला, हमारे साथ बहुत क्या हुआ है, अन्याय हुआ है, अब देखो हम क्या करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से लोग टेररिस्ट बन जाते हैं। वो क्या बोलते हैं उन्हें, स्लीपर सेल बोलते हैं, स्लीपर सेल। स्लीपर सेल बेचारे वो क्या करते हैं, वो यही तो करते हैं, बेचारे क्यों बोल रहे हो, नहीं नहीं सुनो ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ। कई बार देखो, कहीं कुछ तो होते हैं नालायक लोग जिनका मकसद ही स्लीपर सेल बनना होता है, ठीक है ना, लेकिन कुछ लोगों को मजबूरी में बनना होता है, मैं उनके लिए बेचारा वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, माने उनके लिए। सुनो, नहीं नहीं बेटा, ये इतना इधर बैठ के ना, जितना हमें मिले हैं ना रिसोर्सेज, उधर बैठ करके ये बोलना कि नहीं नहीं ये तो होते ही ऐसे है, वो उधर बैठ के बोलना बहुत आसान है, लेकिन जो इंसान जिसके ऊपर बीतती है ना उसे पता चलता है। और मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं जो नालायक है, जिनको बनना ही स्लीपर सेल है, जिनको मचाना ही उपद्रव है, मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बातों को गलत मत लेना। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेज अनएम्प्लॉयमेंट के कैसे होते हैं। एक इंसान जिसने पूरी अपनी लाइफ टाइम ईमानदारी से काम किया है, और ईमानदारी का सिला मिला क्या उसे, कुछ भी नहीं, ठीक है ना, जहाँ पे उसने प्रॉपर ईमानदारी से काम किया, ना तो उसने पैसा कमाया, हमेशा अपने उसूलों पे काम किया, सोसाइटी ने उसे कोई भाव नहीं दिया, बोले तो पागल है, सब लोग कुछ भी कर रहे थे, उल्टा सीधा कर रहे थे, जिसको जैसे एक्सप्लॉइट कर सकते थे वो वैसे करके पैसा बना रहे थे। उस मतलब उसके उसूल थे कि वो एथिक्स पे चलेगा, मॉरल्स पे चलेगा, और वो कोई भी करप्शन नहीं करेगा, लेकिन लोगों ने करप्शन कर करके जॉब भी अवेल कर ली है ना, टेंडर लोगों ने ले लिए। एक इंसान अपने उसूलों पे ही है ना। इस टाइम जब इसके साथ कोई नहीं होगा, जब इसको कहीं से भी कोई आस नहीं दिख रही होगी, तो उस टाइम पे इसके मन में गलत गलत ख्याल आ सकते हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंस बता रहा हूँ, शायद अपने आप को हार्म पहुंचाने का भी ख्याल आ सकता है ना। ऐसे में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखना होगा आपको। और अगर अपने आप को हार्म पहुंचाने का ख्याल ना आए, तो फिर वो प्रॉपर है कि सोसाइटी को, दूसरों को हार्म पहुंचाने का क्या रखेगा, ख्याल रखेगा। तो ऐसे में अब भाई क्या है ना, अब तो उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए। अब वो उसके उसूल, भाई उसूल पे चल के सोसाइटी ने क्या दिया, किसने भाव दिए, किसने भी नहीं। कह रहे अब जब उसूल पे चल के नहीं मिलता तो ये दुनिया ऐसी है, तो ठीक है, आज से, ठीक है ना, आज से सारे रिश्ते नाते खत्म, जैसी दुनिया वैसे हम, बात खत्म। उससे भी बदतर। और मैं बता रहा हूँ ना बेटा, जब जो एक नॉर्मल जो उसूल पे चलने वाला इंसान है ना, जब वो अपने उसूलों को, अपने मॉरल्स को, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज जब वो करता है, उससे खतरनाक इंसान कोई नहीं हो सकता। समझ में आ रही है आपको बात, क्योंकि उसने वो भी दिन देखे हैं कि जब कोई नहीं था, अपने उसूलों पे चला था वो। लेकिन आज जब वो अपने मॉरल्स को, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करेगा ना, तो वो सोसाइटी के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। समझ में आ रही है, बहुत नुकसान पहुंचा सकता है वो सोसाइटी को, ठीक है ना। इस बार अगर उसे कोई लोग बोलते हैं कि भाई, लोग वो बोलते हैं ना कि लोग टेररिस्ट ऐसे बन जाते हैं कि अपनी बॉडी पे वो क्या लेकर के, क्या बोलते हैं उसको, कुछ, अरे वो कुछ तो पाउडर को से क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, वो जो उधर पुलवामा में वो बंदा वो लेके आया था, क्या, आरडीएक्स, आरडीएक्स बोलते हैं ना, आरडीएक्स, हाँ। लोग अपनी बॉडी के ऊपर आरडीएक्स को चिपका करके, कहीं कहीं के लोग आरडीएक्स को चिपका करके, कैसे कोई इंसान कैसे जा सकता है, तुम सोचोगे कि कोई कैसे जा, आई थिंक एक वो इसकी राजकुमार राव की कोई तो मूवी, शायद कोई तो वेब सीरीज है, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम, कि कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है वो लोगों का। और तुम ऐसा सोच रहे होंगे इधर बैठ करके कि कैसे करा लेता है कोई इंसान अपना ब्रेन वॉश। भाई जब उसे कुछ मिला नहीं होता है, एक तो ये, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, जिसका मकसद ही यही है, मैं खाली उसकी बात कर रहा हूँ कि जिसको सोसाइटी से कुछ मिला नहीं है, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, है ना, तो उसका ब्रेन वॉश, तो फिर उसको कुछ नहीं दिख रहा, फिर उसको ना तो अपना हार्म दिख रहा, ना सोसाइटी का हार्म दिख रहा, वो अपने आप को भी हार्म पहुंचाने के लिए तैयार है। भाई जब आरडीएक्स बॉडी पे लगा के जाएगा, वो फटेगा, है ना, टुकड़े भी नहीं मिलेंगे, समझ आ रहे, बॉडी के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। जो इंसान अपनी नहीं सोच रहा, उसके साथ इतना बुरा है, जो अपनी भी नहीं सोच रहा, तो तुम्हें क्या लगता है अब वो दूसरों का ख्याल करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो अपने बारे में तो सोच नहीं रहा, वो दूसरों का ख्याल रखेगा।
हाँ वो तो बात अलग है कि वो क्या है क्या नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ जिस इंसान को सोसाइटी से कुछ नहीं मिला है, वो बहुत क्या हो सकता है, बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्लास स्ट्रगल क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, कि जहाँ पे अमीर एक अलग ही क्लास बन गई होती है, इन लोगों की अलग ही क्लास बन गई होती है, और इससे गुस्सा और बढ़ता है, गुस्सा और बढ़ता है, सोशल अनरेस्ट और जनरेट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड सोसाइटी इनटू हैव्स और हैव नॉट्स। मतलब हाँ, कि इनके पास है, इनके पास नहीं है, भाई हमारे पास नहीं है तो हम इनसे दूर है, हम तो अलग ही है भाई सोसाइटी से। हम, हमारे सोसाइटी ने ना तो ख्याल रखा, तो हम तो अलग ही है। तो वैसा अकॉर्डिंगली देयर इज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तो क्या राइज हो जाता है। कभी कभी तुमने इस तरीके का गुस्सा किसानों के अंदर भी देखा होगा, देखा नहीं, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो हमेशा दो तीन फैमिली को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, कह रहे इन्हें तो सब कुछ मिल गया, इन्होंने तो वेयर हाउस भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, वो लगा लिया, इन्हें लोन भी मिल गया, सब कुछ, ये तो ग्रो कर किए, हमें क्या मिला है। यही तो भाई क्लास स्ट्रगल है, ये इसी से तो सोशल अनरेस्ट जनरेट होता है फिर। तो कह रहे हैं कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, दैट कंपाउंड द प्रॉब्लम ऑफ सोशल अनरेस्ट, जिसकी वजह से फर्दर क्या जनरेट होता है, किसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, सोशल अनरेस्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है। हेंस वी कैन से दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सोशल डेंजर। अनएम्प्लॉयमेंट एक क्या है, सोशल डेंजर है, ये समाज को बहुत बड़ी क्षति, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दैट डिनाइज सोशल जस्टिस, जो किसको नकारता है, फिर इंसान को ना तो अपना दिखता, ना किसी दूसरे का दिखता है, ठीक है ना, फिर तो वो मरने और मारने पे उतारू रहता है, ठीक है ना, कि या तो मरूंगा या मारूंगा, और इससे ज्यादा डेंजर कुछ हो नहीं सकता। तो इस चीज को भी हमें देखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच बच्चों। इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, अरे नहीं नहीं, एक चीज और है, पॉइंट पॉइंट से बस ये और देख लो, कुछ नहीं है, ऑपोजिट है, किसके ऑपोजिट है, जो कॉजेज थे ना अनएम्प्लॉयमेंट के। अब ये टॉपिक क्या है, रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, क्या है बच्चों, रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल मेजर्स बोले तो हाँ, कि कैसे कैसे अब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को सही किया जा सकता है। पहला, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए, प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। और बच्चों वैसे तो ये टॉपिक आपको आ ही जाता समझ में, लेकिन बस अभी इसके लिए क्या करना होगा आपको, बहुत ज्यादा तो इसमें अलग अलग पॉलिसीज तो लिखनी नहीं है। अब पॉवर्टी वाले चैप्टर में जाएंगे, और पॉवर्टी वाले चैप्टर में लास्ट में जाकर के पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है, एक टॉपिक मिलेगा, मैंने आपको एप्लीकेशन में देके रखा है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। उनके जस्ट क्या लिख देना आप, हेडिंग लिख देना इधर आकर के, जैसे इसमें एक मनरेगा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है, दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है, इस तरह की कई सारी क्या है, योजनाएं हैं। तो इसमें कि वो नाम भी बाद में लिखने हैं, शुरू में वो नाम भी नहीं लिखने हैं, शुरुआत में लिखना है कि गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो मेजर्स बता रहे हैं ना, तरीके बता रहे हैं कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या बनानी चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए, किसके रिगार्डिंग, अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, ताकि जो लोग अनएम्प्लॉयड है उन्हें टाइम रहते हुए क्या मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट रह जाए, मिल जाए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज चलाई भी है, और फिर लिख देना उनका, दो चार का नाम लिख देना, बस इतना ही काफी है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर तो हट चुका है। नेक्स्ट है फास्ट और हाई ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। एक बात और बताऊं, मैंने ये जो पॉइंटर लिखे हैं बच्चों, ये जस्ट जो मैंने अभी वो पढ़ाई ना आपको, प्रॉब्लम्स पढ़ाई, जो कॉजेज है, कॉजेज उन्हीं के जस्ट ऑपोजिट है। पहला क्या था वहां पे, इनएडिक्वेट प्लानिंग, तो करो ना, पॉलिसीज और प्लानिंग करो, प्रोग्राम्स बनाओ, उसका ऑपोजिट हो गया। दूसरा क्या था वहां पे, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ये देखो क्या है, फास्ट और हाई ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है ना। तीसरा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, उसी के बस वो कर लेना, ये अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम था, ये क्या है, रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सेक्टर। हमें एजुकेशन सेक्टर में क्या चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए। उसके अंदर बहुत नॉर्मल लिख सकते हो कि ये हमारा सिस्टम चेंज होना चाहिए, डिग्री ओरिएंटेड से लेकर के स्किल ओरिएंटेड पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वहां पे डाउनफॉल था किसका, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। यहाँ पे क्या है, एनकरेज करना, उन्हें बढ़ावा देने की जरूरत है, गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स लेके आने होंगे, उन्हें और भी सब्सिडीज देनी होगी, उन्हें बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो वैसा एनकरेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है क्या बच्चों, हाँ, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, वो कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करना होगा, हमें डेवलप करना होगा। पॉपुलेशन क्या हो रही थी वहां पे, ग्रो कर रही थी, वो कह रहे हैं कि कंट्रोल लगाना होगा किसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर। नेक्स्ट है वहां पे फॉल्टी प्लानिंग, हमें प्रॉपर क्या करनी होगी, मैन पावर प्लानिंग करनी होगी, ठीक है ना, कि किस सेक्टर में कितने लोग चाहिए, कहाँ पे किन्हें एलोकेट किया जा सकता है, इस तरह की हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी।
और उसके नेक्स्ट क्या था बच्चों? हाँ, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वाला वही है नहीं यहाँ पे, उसके लिए अब उससे अलग हेडिंग है यहाँ पे हमारी। क्या है वो? लो मोबिलिटी थी ना, लो मोबिलिटी और बाद वाले जो पॉइंटर्स है, ठीक है ना, उन्हें छोड़ के बस ये देखो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रा। किसमें इम्प्रूव करो आप? इंफ्रा में इम्प्रूव करो। तो ये क्या है बच्चों? रेमेडियल मेजर्स है किसके? अनएम्प्लॉयमेंट के। इसी के साथ साथ बच्चों अब होता है हमारा ये चैप्टर, ठीक है ना। अच्छा, अभी मैं कोई बाउंडेशन नहीं लगा रहा हूँ आपके ऊपर, लेकिन जब भी आपको मौका लगेगा, मतलब इंग्लिश के एग्जाम के बाद, तो मैं बता तो आज ही देता हूँ आपको। ये ये इन हेडिंग्स के बारे में आपको दो तो तीन तीन लाइन मुझे लिख के दिखानी है, ठीक है जी। अभी बाउंडेशन नहीं लगा, इंग्लिश का एग्जाम दे लो अच्छे से। कल आपका ऑफ रहेगा, परसों भी ऑफ है, और 23 तारीख में हमारी सेम टाइम सेम जगह क्लास चलेगी, वही 7:15 से 8:30 तक बिजनेस की, और 8:30 से 10 तक इको की। ठीक है जी, थैंक यू बच्चों।